हेलो गाइस, इमोर्टल इज़ बैक के एपिसोड 47 के साथ हाजिर हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। मैडम किंशी को कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने अपनी स्किन के देखभाल का कारोबार शुरू कर दिया है और मैंने सुना है कि लॉन्ग फैमिली से तुम्हें फंड नहीं मिले। ये तो बहुत आसान काम है और मैं शर्त लगाती हूँ कि आप औरत के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते। और वो साथ ही पीछे उसका भाई कहता है, बहन आप किससे बातें करिए, वो तो चला गया है। मैडम चलाकर कहती है, किंशु तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नज़रअंदाज करने की। साथ ही किंशु कहता है कि मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं है और वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं खड़ा होकर तुम्हारी इस तरह बकवास सुन सकूं। मैडम चलाकर कहती है कि मैंने तुम्हारे पस मंज़र के बारे में सब कुछ जान लिया है। क्या आप लॉन्ग फैमिली से ताल्लुक़ बनाकर बड़े बनना चाहते हैं? मैडम चलाकर कहती है कि आप जलील औरत और गरीब खानदान के इकलौते बेटे हैं। इससे कुछ नहीं बदलता, कुछ नहीं होता, आप अपना रवैया बदले। साथ ही किंचु को गुस्सा आ जाता है और मैडम के रख के एक जोरदार थप्पड़ मारता है। सारे ये मंजर देख रहे होते हैं। साथ ही उसके भाई को गुस्सा आ जाता है और कहता है, किंशु तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मिस को मारने की। और साथ ही वो मुक्का मारने लगता है और फैटी आगे आ जाता है और उसका पंच ब्लॉक कर लेता है। और वो फैटी को देखकर हैरान हो जाता है, कहता है कि तुम तो फैटी हो ना, युआन फैमिली के बेटे। तो इस साथ ही फैटी कहता है, तो फिर इससे क्या होगा, तुम मेरे बेस पर हमला कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है तुम जो चाहे तुम्हारे दिल में वही तुम कर सकते हो। किंशु मैडम को कहता है, अगर दोबारा से तुमने कोई घटिया बात की तो मैं फिर तुम्हें बताऊंगा कि पछताने का मतलब क्या होता है। मिस किंशु को कहती है कि तुमने अपनी हिम्मत दिखाई, इसका शुक्रिया, लेकिन मैं ये कभी नहीं भूलूंगी और मैं देखूंगी कि तुम लोग कितने बेकार हो। साथ ही किंशु कहते हैं, आपकी बात का शुक्रिया। मिस का भाई चलाकर कहता है कि ऐसे तुमने इसको कैसे जाने दिया। साथ ही मिस कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, कि तुम्हारे में अकल नहीं है, तुम देख नहीं सकते कि वो 3 है और हम 2 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको ऐसे ही जाने दें, क्या हम उसकी दोबारा तफ्तीश नहीं कर सकते। प्रैटी इनका दोस्त है और इनको संभालना मुश्किल है। साथ ही मिस चिल्लाकर कहती है कि मैं ये नहीं भूल सकती, तुम जल्दी से मेरे हस्बैंड को कॉल करो और फिर देखते हैं क्या होता है। साथ ही कहता है, अच्छा मेरे ब्रदर ला, अब इसको आके संभाल लेंगे, लेकिन शू अब तो तू गया। फैटी हंस रहा होता है और किंशु को बताता है कि बॉस क्या तुमने इसके भाई यंग जिन को देखा है। साथ ही किंशु जैन से पूछता है, जैन क्या मसला है, मुझे आप परेशान नज़र आ रही हो और सोच रही हो कि कहीं वो दोबारा आकर मुझ पर वापस हमला ना कर दें। जैन बताता है कि भाई किंशु, हमारी लॉन्ग फैमिली को आप जैंग फैमिली के सामने छोटा ना समझे, ये उसके सामने खड़े होकर मुकाबला करने की ताकत रखती है। हमारी फैमिली भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है और जैंग फैमिली के कारोबार में से बंदरों का कारोबार इनका बहुत वसी है और ये अपनी फैमिली को ज़्यादा बड़ी बनाने में लगे हुए हैं। जैन किंशु को बताता कि आपको याद है कि वो जो हादसे में लोग मारे गए थे, गुंडे थे और उनको जैंग फैमिली ने ख़रीदा हुआ था और मुझे डर है कि कहीं वो आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। किंशु जैन को कहता है कि आपको डर है कि कहीं वो मुझे आसानी से मार सकते हैं। कहता है, बिल्कुल बॉस। भाई किंशु, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक वक्त में एक ही जगह मौजूद हो सकते हैं, 2 जगह पर नहीं। अगर आपको फैमिली या आपकी कंपनी में से किसी भी जगह मुश्किल आता है तो आप सिर्फ एक ही जगह पहुँच सकते हैं। और बताता है किंशु को कि आपकी हिफाजत के लिए सारा माहौल देख के ही मैंने इन दोस्तों को आपके लिए इकट्ठा किया। साथ ही किंशु कहता है, बहुत शुक्रिया दोस्त, लेकिन ये सब लोग मेरी मदद नहीं कर सकते, ये हमारे म्यार पर पूरा नहीं उतर सकते। किंशु सोच रहा होता है कि जैंग फैमिली को मेरे से मुकाबला करनी, सबसे पहले वो मुझ पर ही अटैक करेंगे और इससे पहले कि वो मुझ पर अटैक करें मुझे अपने लिए बैकअप का इंतज़ाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अभी वो मुझे नहीं जानते। उसके बाद हमें एक ऑफ़िस का सीन दिखाया जाता है और वो तीनों ऑफ़िस आ जाते हैं और ऑफ़िस में एंटर होने के बाद वो देखते हैं कि सारे लोग अपने अपने काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं और वो सब लोग डील कर रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी कह रहा होता है कि इन ब्रोचर्स को आसान बनाने की ज़रूरत है। दूसरा आदमी बात कर रहा होता है फ़ोन पर और कह रहा होता है कि आप हमारी मेडिसिन पर मुकम्मल तौर पर भरोसा कर सकते हैं सर। और मिस जिया अपने कुलीग को कहती है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके आप मुझे भिजवाओ। साथ ही किंशु मिस जिया को आवाज़ लगाता है। साथ ही मिस जिया कहते हैं, किंशु सर आप ऑफिस आ गए हैं। किंशु और उसके दोस्त मैनेजर के साथ रूम में आ जाते हैं बात करने के लिए। मैनेजर किंशु को बताती है कि हमारा कुछ डीलरों के साथ राब्ता चल रहा है, लेकिन मैंने उनको 5 तक महदूद कर दिया है और इनसे फैसला करने के लिए मुझे 2 बार सोचने की ज़रूरत है। किंशु मैनेजर को बताता है कि मिस जैस का मतलब यह है कि हमारी तैयारी हो चुकी है। ये मैनेजर किंशु को बताती है कि मिस्टर चैन ने कहा है कि प्रोडक्ट की सारी तैयारी इस महीने के आखिर तक हो जाएगी और साथ ही हम इस महीने के आखिर में तमाम प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे।
किंशु कहता है कि बहुत खूब, अच्छा प्लान है आपका और इसी पर कायम रहना कि हमारे पास इतने फंड्स हैं। मैनेजर किंशु को बताती है कि मिस्टर चैन ने हमें कुछ रकम अदा की है, लेकिन हमें एक मसला दरपेश है कि हमारी प्रोडक्ट बनाने में प्रमोशन का थोड़ा सा मसला है और मिस्टर माइक आपको स्पोकन मैन बनाना चाहते हैं। किंशु कहता है कि मैं ही क्यों, चलो ठीक है। किंशु कहता है कि इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे प्रोडक्शन की तैयारी के लिए और देखभाल के लिए एक अच्छी टीम की ज़रूरत है। मैनेजर किंशु को बताती है कि मिस्टर टैंग की सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी और ताकतवर है, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? किंशु बताता है कि हमने बहुत सारी मेहनत की है और हमारी ये मेहनत रायगा चली जाएगी अगर हमारे लोगों में से हमारे कुछ फॉर्मूले पहले ही रिलीज़ हो जाएं, तो लिहाजा अच्छा वेट करो, मैं एक कॉल करना चाहता हूँ। साथ ही किंशु कहता है हाय जूही। जूही कहती है मास्टर क्या हाल है, हमने वो सोल गैदरिंग पिल बना ली है और इसी मास्टर की मदद से उसको हमने उनको खिला भी दी है। किंशु कहता है कि जो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने तुमसे एक बात पूछने के लिए फ़ोन किया है कि तुम्हारे बयान होटल में कितने ईमानदार लोग हैं जिस पे तुम भरोसा रखती हो, मैं कुछ उधार लेना चाहता हूँ। मिस बताती है कि मास्टर जानते थे कि आपको इनकी बुनियादी ज़रूरतों पर आपको ज़रूरत पड़ेगी और ये कुछ बुनियादी तहकीकात के बारे में जानते हैं क्योंकि मास्टर ने इनको खुद ट्रेन किया है और उनकी तादाद 60 है और ये स्पेशल फोर्स के सिपाही और किंग फू के ट्रेनर हैं। जो कहता है ओके, लेकिन मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो प्राइमरी स्किल का इस्तेमाल करते हों। आप उनमें से कोई 15 इंतखाब कीजिए और एतवार वाले दिन जंगियन सिटी में मुझे मिलने के लिए उनको भेज दीजिए। जूही कहती है मास्टर जब वो वहाँ पहुँच जाएंगे तो उनसे कह दूंगी कि वो आपसे रब्ता कर ले। किंशु कहता है ठीक है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी किसी किस्म की भी ज़रूरत होगी तो आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं। फैटी किंशु को कहता है कि आपने जिनमैन जजीरे पर कुछ कमज़ोरियाँ हासिल की है। साथ ही दूसरा कहता है कि भाई किंशु आप तो आग पर हो। किंशु कहता है तुम दोनों अपनी बकवास बंद करोगे। इसके बाद हमें स्टूडियो में किंशु की तस्वीरें खींचते हुए दिखाया जाता है और साथ ही कैमरामैन कहता है कि आप सर इसी पोज में रहे, मैं 2-3 और तस्वीरें खींचना चाहता हूँ। वाले वाली लड़की कहती है कि बॉस आप इन कपड़ों में बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। दूसरा आदमी कहता है मैंने कहा था ना तुम्हें कि बॉस मॉडलिंग कर सकते हैं। फिर मैनेजर मिजिया वहाँ पर आ जाती है और पूछती है माइक सब कुछ कैसा चल रहा है। माइक कहता है कि हमारे बॉस मॉडल बनने के लिए पैदा हुए हैं और साथ ही वो येलो वाली पूछती है कि क्या हमारे बॉस की कोई गर्लफ्रेंड है। साथ ही ज़िया कहती है कि चुप करो, तुम्हें पता ही नहीं है तुम कैसे मुंह फाड़ कर बात करती हो, तुम्हें पता नहीं है कब कहाँ और किस वक्त क्या बात करनी चाहिए। साथ ही फोटोग्राफर कहता है ओके आपका शुक्रिया, ये ख़त्म हो गया है। साथ ही वहाँ पर माइक कहता है कि सर ये आज का आपका सारा डिज़ाइन है, आप इसको देख सकते हैं। साथ ही किंशु कहता है ठीक है, चलो तुम अभी इसके साथ जाओ। माइक किंशु से कहता है कि आपको यकीन है बॉस के आप फॉलो अप प्रोडक्शन की तस्दीक नहीं करना चाहते। कहता है कि आप एक पैसेदार आदमी को तलाश कर रहे हो, हमारी ये तलाश करने की एक वजह है। किंशु कहता है कि प्रोडक्ट को रिलीज़ करने के लिए अब हमारे पास वक्त नहीं बचा। मैं नहीं चाहता कि लोगों को मेरे बारे में, मेरी शिनाख्त के बारे में पता चले, इसलिए मैंने चमकते हुए कपड़ों के साथ ऐसे शूटिंग की है। साथ ही वो कहता है मैं समझ गया। माइक कहता है मैं आपका यकीन करो कि राज किसी को नहीं बताऊंगा और आपके लिए इसको राज रखूंगा। साथ ही किंशु मिर्ज़ा को बता रहा होता है कि आज एतवार है और स्कूटी वाले लोग आज पहुंच जाएंगे। आप इस तरह करें कि होटल में जाए और एक कमरा बुक करें। मिसेज जा कहती है ओके बॉस, मैं अभी जाती हूँ। फिर हमें 7 बजे लॉन्ग होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंशु आ जाता है, कमरे का दरवाज़ा खुलता है और अंदर की तरफ चला जाता है और सब लोग वहाँ कहते हैं कि किंशु को से यस बॉस। फिर हमें किसी को आते हुए दिखाया जाता है, वो किंशु के पास आके कहता है बिग बॉस क्या हाल है आपके, मैं हूँ जिंगयोन और मैं इन 15 रुकनी टीम का लीडर हूँ, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। टोंग को बताता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, लिहाजा आपको हम सारे कुछ बाद में बताता हूँ, लेकिन आप इस तरह करके अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाए। किंशु कहता है कि मैंने आपके लिए पार्टी का इंतज़ाम किया है और आपको मेरे बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त पड़ा है। साथ ही वो जोंग कहता है अपने लोगों के बैठ जाओ, सारे कहते हैं यस सर। तो उनको बताता है कि तुम लोगों को याना ने ट्रेन किया है और तुम सब एक अच्छी तालीम याफ्ता और मैं तुम लोगों पर एतमाद करता हूँ। किंशु कहता है कि मुझे पता है कि आप पूरी कोशिश कर सकते हैं और मेरे साथ वफादार रह सकते हैं और मैं आपके साथ अच्छा सलूक करूँगा। इसके अलावा अगर कोई बेहतरीन काम कर सकता है तो यकीन करो मैं उसकी ज़िंदगी बदल सकता हूँ। साथ ही कहते हैं कि चेयर्स, साथ ही कहते हैं बिग बॉस के लिए भी चेयर्स।
इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। लॉन्ग होटल के बाहर किंशु और जोंग खड़े होते हैं। जोंग कहते हैं मैंने उनको आराम करने के लिए कह दिया है। साथ ही किंशु कहते हैं ठीक है, मैं कल मिर्ज़ा को कह दूंगा कि वो आपके लिए एक अच्छा और पुरसकून जगह का इंतखाब कर दें। कहता है मिस्टर जोंग से कि मैं आपको आपके काम के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि आप हम अपनी टीम के लीडर हैं, लिहाजा मेरी बात को अच्छी तरीके से सुन लेना। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट लाइन के लिए 7 लोगों की चुनने की ज़रूरत है, और सिक्योरिटी की हिफाजत के लिए और कंपनी की हिफाजत के लिए 1 और 4 लोगों की ज़रूरत है। और आखिर का काम यह है कि 3 लोगों को कहना है कि वो मेरी माँ पर खुफिया तौर पर नज़र रखे, और इसके बारे में बिल्कुल भी मेरी माँ को पता नहीं चलना चाहिए। टोंग कहता है कि सर मुझे आपकी बात समझ आ गई, लेकिन अभी तक हमने 14 लोगों का जिक्र किया है, हमारे पास अभी भी एक शख्स बाकी है। जोंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि अभी एक शख्स बाकी है, वो तुम हो, और तुम्हारा काम यह है कि तुम इन सब के ऊपर नज़र रखोगे और मुझे इन तमाम की जानकारी मुझे बताते रहोगे। मिस्टर जोंग किंशु को बताता है कि ठीक है, आप इस बात की टेंशन ना लें। साथ ही मैनेजर कहती है कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग गया, आप माजरत नाराज़ ना हो, मैं आपको अभी घर छोड़ देती हूँ। किंशु कहता है कि अगर आप लोगों के पास आज रात का कोई मंसूबा नहीं है तो मैं तुम्हें एक शो दिखाना चाहता हूँ। साथ ही वो कहती है अच्छा चलो ठीक है। किंशु कहता है चलते हैं। एक आदमी किंशु पर नज़र रखे हुए था और किंशु को इस बात का पता चल जाता है। उसके बाद हमें वो गाड़ी में दिखाई जाती है जो कि चंगियन सिटी के मेन रोड पर रात को 10 बजे का टाइम होता है। मेजर किंशु को कहती है कि बॉस हमें बताया कि आज रात आप क्या करने वाले हैं। साथ ही किंशु बैक मिरर से वो पीछे एक ब्लैक गाड़ी को पीछा करते हुए देख लेता है, और साथ ही वो मैनेजर को कुछ कहता है और कहता है कि मैनेजर को कहता है कि यहाँ पर गाड़ी रोको। वो कहती है बॉस ये तो बहुत सुनसान और ख़तरनाक सा इलाका है। तो साथ ही किंशु चला के कहता है रोको। किंशु गाड़ी रुकते ही साथ ही नीचे उतर आता है। नीचे तो उतरने के बाद वो देखता है कि पीछे एक गाड़ी होती है, और उसमें कहता है कि कौन हो तुम और हमारा पीछा क्यों कर रहे हो यू बास्टर्ड। साथ ही जोंग किंशु को बताता है कि बॉस आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ये ख़तरनाक भी हो सकता है और यहाँ पर हमला भी कर सकता है। उसके थोड़ी देर बाद ही गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और हमें बाहर निकलते हुए एक आदमी दिखाया जाता है। उनको देखकर किंशु कहता है क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हें क्या कहा था। इसके साथ ही हमारा एपिसोड 47 यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।